बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आज कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बेटा, बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर कॉल्ड। बैक्टीरियल राइबोसोम, देखो बेटा राइबोसोम तो एज इट इज़ राइबोसोम ही कहलाते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पर 70F राइबोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 80F राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है ऑटोसोम्स, डिक्टियोसोम्स, सेंट्रोसोम्स एंड पॉलीराइबोसोम। दरअसल जो पॉलीराइबोसोम है ये टर्म यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग शूट कर रहा है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर जो आंसर होगा वो पॉलीराइबोसोम होगा। और पॉलीराइबोसोम क्या होता है, एक बात यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया के पास सिंगल क्रोमोसोम होता है और उस सिंगल क्रोमोसोम में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो होता क्या है कि इनका जो आरएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, और इनका जो एमआरएनए होता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब कि एक ही एमआरएनए में कई प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन होती है, और जब वो कई प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन होती है तो एक एमआरएनए से जब कई राइबोसोम एक साथ अटैच हो जाते हैं तो वो कंडीशन पॉलीराइबोसोम कहलाती है। तो बेटा पॉलीराइबोसोम करेक्ट आंसर है, और पॉलीराइबोसोम हमको यूकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलेगा, बट प्रोकैरियोटिक सेल में ज़्यादा कॉमन है, इसलिए जो है इसको हम बोलते हैं बेटा पॉलीराइबोसोम। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो पॉलीराइबोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, माइक्रोफ्लोरा अकरिंग इन द लार्जेस्ट नंबर इन सॉयल आर, ठीक है ना। वो कौन से माइक्रोफ्लोरा हैं जो लार्जेस्ट नंबर में पाए जाते हैं। तो देखो पहला शब्द है बेटा माइक्रोफ्लोरा, ठीक है ना। और जो ग्रासेज हैं और फंजाई हैं और एल्गी हैं, ये बेटा यूजुअली विजिबल हैं, ठीक है ना। ये माइक्रोफ्लोरा में नहीं आते, ये इनविजिबल नहीं होते। कुछ यूनिसेलर एल्गी या यूनिसेलर फंजाई ये ज़रूर इनविजिबल होते हैं, बट बाकी सब विजिबल हैं। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। बैक्टीरिया यानी कि जो आंसर सी है यही करेक्ट आंसर है बेटा। बैक्टीरिया हमारे सॉइल में पाए जाते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, जो सॉइल की फर्टिलिटी या जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं उनको डिकम्पोज करना या नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होना, तो ये सब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं सॉइल के अंदर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैक्टीरिया। बैक्टीरियल फ्लैजिला डिवाइडेड इनटू, बैक्टीरियल फ्लैजिला डिवाइडेड इनटू मतलब बैक्टीरियल फ्लैजिला के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल फ्लैजिला के जो पार्ट होते हैं बेटा वो 3 होते हैं। एक होता है बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। आंसर बी सही है, आप लोग याद कर लें। बैक्टीरियल फ्लैजिला मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं उनमें यूजुअली फ्लैजिला मिलते हैं जो कि लोकोमोशन में या मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और ये फ्लैजिला 3 पार्ट में डिवाइड होता है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ठीक है। तो आप इसको बेटा जान लें, याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आर लोकेटेड इन, जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अच्छा देखो बेटा ये क्वेश्चन बैक्टीरिया से है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बैक्टीरिया से है। बैक्टीरिया में 2 तरीके के क्रोमोसोम मिलते हैं। बैक्टीरिया में 2 तरीके से क्रोमोसोम मिलते हैं बेटा, ठीक है ना। एक जो होता है वो क्रोमोसोमल डीएनए होता है,
क्रोमोसोमल डीएनए और दूसरा जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक बच्चे, अब ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है ना, ये प्लाज्मिड कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। और यही जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, यही एक्स्ट्रा एबिलिटी बैक्टीरिया में प्रोड्यूस करता है। तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो इस प्लाज्मिड की वजह से होता है, और इस प्लाज्मिड की वजह से कुछ बैक्टीरिया में फर्टिलिटी पावर बढ़ जाती है, और इस प्लाज्मिड के अंदर ये क्वालिटी होती है, कुछ ऐसे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती है जो अनदर बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देते। तो कुल मिला के जो बैक्टीरिया की नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होती है वो तो क्रोमोसोमल डीएनए द्वारा रेगुलेट होती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा एबिलिटी आती है वो ड्यू टू प्लाज्मिड आती है। तो आप याद रखें, पहला क्वेश्चन तो ये है, पहला पॉइंट ये है बेटा कि प्लाज्मिड जो होता है वो बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, विच हैज़ एक्स्ट्रा फीचर्स, ठीक है ना, सच एज टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक, ठीक है ना, एंड प्रोवाइड फर्टिलिटी टू द बैक्टीरिया, ठीक है ना, एंड आल्सो इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अनदर बैक्टीरिया बाय सिक्रीटिंग कोलिसिन्स। जो कोलिसिन्स होते हैं उनको जो है सिक्रीट करके ये अनदर बैक्टीरिया के ग्रोथ को ब्रेक करते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया में ये क्वालिटी होती है वो ज़्यादा फ्लरिश करता है इन कंपेरिजन टू अनदर बैक्टीरिया। तो ये पॉइंट थे बेटा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया सेल डिवाइड्स इन एवरी मिनट, इट टेक्स 1 hour to fill up a cup. How much time will be taken to fill half the cup? ठीक है, तो देखो बेटा, 1 घंटे में 1 hour मतलब 1 घंटे में 1 कप फिल हो रहा है, तो आधा कप, तो सिंपल सा आंसर क्या होगा? आंसर होगा 30 मिनट। ये गलत होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे सपोज ये कप है, ठीक है ना, ये कप है, ठीक। अब इस कप को बेटा फिल होने में, पूरा भरने में कितना समय लगता है? इसको पूरा भरने में जो समय लगता है, पूरा भरने में जो समय लगता है बेटा वो 1 hour। 1 hour मतलब 60 मिनट। 1 hour का मतलब 60 मिनट। तो अब एक सिंपल सा मैसेज जाता है जो कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर 1 घंटे में पूरा भर रहा है तो बेटा 30 मिनट में ये आधा भर जाना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि हमारा बैक्टीरिया क्या कर रहा है? हर मिनट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि 1 बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया हर मिनट में बन रहे हैं। तो अगर 60 मिनट में ये पूरा कप फुल हो जा रहा है बैक्टीरिया से, ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर हम एक स्टेप पीछे जाएं, यानी कि 1 मिनट पीछे जाएं, -1 मिनट करें, ठीक है ना, 1 मिनट पहले की बात करें, तो ये कप आधा बैक्टीरिया से भरा हुआ होगा। तभी तो, क्योंकि 1 बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया फार्म होते हैं, तो आधा कप पहले भरा होगा, तभी 1 मिनट में पूरा कप भर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 30 मिनट के बजाय 59 मिनट होगा। बात समझ रहे ना बेटा? क्योंकि बैक्टीरिया हर मिनट में डबल हो रहा है।
तो अगर 60 मिनट में वो पूरा कप फिल कर रहा है तो यानी कि 59th मिनट में हाफ कप वो फिल कर रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका 59 होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, आप लोग जो है अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय कांटेक्ट इज नोन एज कॉन्जुगेशन। बेटा आंसर ए है, ठीक है ना। बैक्टीरिया में ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, बट बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 तरीके होते हैं, ऐसा कंसीडर किया जाता है। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो और फ्यूज़न हो, ठीक है ना। बैक्टीरिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन हर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो प्रोजनी होती है वो अपने पेरेंट्स से टेली नहीं करती, वो अपने पेरेंट्स के जैसी नहीं होती। पेरेंट्स के सिमिलर होगी, मतलब बहुत क्लोज होगी, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं होगी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है ना। वो डिफरेंस क्यों आता है? वो डिफरेंस आता है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, ठीक है ना, उसकी वजह से आता है। वही चेंजेस हमको बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं आफ्टर रिप्रोडक्शन। तो ये बेटा 3 मेथड है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। ये 3 मेथड है जो कि बैक्टीरिया अगर इन मेथड द्वारा रिप्रोड्यूस करता है तो उसके बाद उसकी प्रोजनी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर ये बाया कांटेक्ट डीएनए का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अगर कोई भी बैक्टीरिया अपने एनवायरनमेंट, अपने सराउंडिंग से डीएनए लेने में सक्षम है और उसके बाद वो जो नई जनरेशन आ रही है वो अपने पेरेंट जनरेशन से डिफर कर रही है, तो उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और ट्रांसडक्शन में बेटा कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। वो बैक्टीरियोफेज अपने साथ कोई डीएनए ले जाकर बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ अगर जोड़ देते हैं तो फिर वो ट्रांसडक्शन कहलाता है। तो जब डीएनए का ट्रांसफ़र बाया कांटेक्ट होता है तो कॉन्जुगेशन, जब डीएनए का ट्रांसफ़र थ्रू द एनवायरनमेंट होता है यानी कि एनवायरनमेंट द्वारा किया जाता है तो फिर जो है ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर वो बाया वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज होता है तो ट्रांसडक्शन। बट यहाँ पर जो है इन्होंने बोला है बाई कांटेक्ट, ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर बेटा कॉन्जुगेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाई, देखो अगेन आ गया वही क्वेश्चन, ठीक है ना, और रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअली, तो एक तो कॉन्जुगेशन था, दूसरा फिर आपने क्या पढ़ा था? ट्रांसडक्शन, और तीसरा पढ़ा है आपने ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि बैक्टीरिया एनवायरनमेंट से क्या करेगा? डीएनए को रिसीव करेगा। तो ये बेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अंडर द ऑप्टिमम condition of temperature and nutrition most of the bacteria divided at the interval, ठीक है ना। आप लोग याद कर लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये 20 मिनट्स, यूजुअली बैक्टीरिया 20 मिनट्स में डिवाइड कर जाता है, डबल हो जाता है, यानी कि 1 से 2 बैक्टीरिया फार्म हो जाते हैं। Which of the following groups of the plant are highly useful in increasing the soil fertility, ठीक है ना। इनमें से प्लांट्स का कौन सा ग्रुप है जो सॉइल फर्टिलिटी को यूजफुल बनाता है? ठीक, तो बेटा सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव रेड एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा नहीं कर पाएगी,
बैक्टीरिया कर लेता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया नाइट्रोजन ऐड कर सकता है, बैक्टीरिया डेड एंड डिकेइंग मैटर को ह्यूमस में कन्वर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर एसोसिएटेड विद। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, देखो ये सिम्बियाटिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। सिम्बियाटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में पाए जाते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में रूट नोड्यूल्स होते हैं, उस रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो बेटा लेग्यूमिनेसी फैमिली हो गई। लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ एसोसिएट होते हैं, यानी कि उनसे संबंधित होते हैं। ठीक है ना? क्रूसीफेरी, ग्रैमनी, मालवेसी में नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जितनी भी दालों वाली फसल है ना उनमें है। लेग्यूमिनेसी दालों वाली फैमिली है। Which one of the smallest organisms capable of autonomous growth and reproduction? ठीक है ना? वो कौन से सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है जो स्वयं क्या कर लेता है? वृद्धि कर लेता है और जनन कर लेता है ना बेटा। तो देखो वायरस और वायरॉइड ये तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के कनेक्टिंग लिंक है, तो इनका एज अ फ्री एग्जिस्टेंस तो नहीं है। ठीक है ना? इनके एग्जिस्टेंस के लिए कोई ना कोई जो है सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो आंसर होंगे नहीं। तो आंसर हमारे पास बचता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट सेल है और माइकोप्लाज्मा फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म के मतलब इंडिपेंडेंट, फ्री लिविंग नहीं कहेंगे, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर आंसर होगा बेटा माइकोप्लाज्मा। An organism having cytoplasm, DNA and RNA but no cell wall। ठीक है ना? देखो साइनोबैक्टीरियम बेटा यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, माइकोप्लाज्मा में नहीं प्रेजेंट होती है। बैक्टीरियम में बेटा सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा और साथ में बेटा सेल वॉल भी नहीं होती है। तो लेकिन यहाँ कह रहा हैविंग डीएनए एंड आरएनए, तो वायरस में डीएनए आरएनए नहीं में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे, उन दोनों में से कोई एक होगा और प्लस यहाँ पर सेल वॉल भी नहीं होगी और इसमें साइटोप्लाज्म भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो अगेन माइकोप्लाज्मा आंसर है। ठीक है ना? माइकोप्लाज्मा ही करेक्ट आंसर है, जहाँ पर डीएनए आरएनए भी प्रेजेंट होता है और साथ में सेल वॉल भी नहीं होती है। नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है उनको हम लोग बोलते हैं नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। वायरस काज करते हैं, एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। एनाबिना क्या करते हैं बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है ना? ये ब्लू ग्रीन एल्गी में आते हैं और बैक्टीरिया भी डिजीज काज करते हैं। कोल्ड वायरस तो कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेटा सब एनाबिना को छोड़कर बाकी सभी डिजीज काजिंग है। ठीक है ना? इसलिए आंसर होगा एनाबिना। ठीक है ना? इसका करेक्ट आंसर एनाबिना। सिट्रस कैंकर इज काज्ड बाय। बेटा सिट्रस कैंकर जो होता है ना ये एक डिजीज़ है जो सिट्रस प्लांट्स में पाई जाती है और ये काज्ड बाय
जैंथोमोनास सिट्री, ठीक है ना। और ये जैंथोमोनास सिट्री क्या है, बैक्टीरिया है। तो डिजीज काज बाय बैक्टीरिया, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, बैक्टीरिया, ठीक है ना, बी आंसर। न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्ट इज, ठीक है ना, न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्ट इज, देखो आर.एस. विटेकर साहब ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, आर.एस. विटेकर साहब ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसका सबसे विवादित ग्रुप है प्रोटिस्टा, ठीक है ना। यहाँ पर डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म एक साथ रखे गए, ठीक है ना। आपको मालूम है इसके अंतर्गत 5 ग्रुप में उन्होंने डिवाइड किया, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स और फ्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स, ठीक है ना। तो देखो बेटा, जो डायनोफ्लैजिलेट्स और क्राइसोफाइट्स हैं वो तो होलोफाइटिक होते हैं, वो तो होलोफाइटिक होते हैं, ठीक है ना, यानी कि वो प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। लेकिन जो यूग्लिनोइड्स होते हैं, यूग्लिनोइड्स तो दोनों में माहिर हैं, लाइट है तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, लाइट नहीं है तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो बना बनाया फूड होता है उस पर डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। तो वो हो गए मिक्सोट्रॉपिक, वो हो गए मिक्सोट्रॉपिक। देन अब होलोजोइक ऑप्शन में है, होलोजोइक जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, होलोजोइक का मतलब होता है एनिमल लाइक, होलोजोइक का मतलब होता है एनिमल लाइक। तो एनिमल क्या करते हैं, एनिमल जो होते हैं वो प्लांट्स प्रोडक्ट पर डिपेंड होते हैं या एनिमल प्रोडक्ट्स पर डिपेंड होते हैं। जैसे हम लोग हैं, मिल्क है, एग है, मीट है, ठीक है ना, इस पर डिपेंड है, या फिर जो है वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, उस पर डिपेंड है। तो जो भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, प्लांट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड होते हैं। तो अगर वो प्लांट प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं या एनिमल प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। वो है प्रोटोजोअन्स जो कि प्रोटिस्टा के पार्ट हैं, ठीक है ना। और देन इसके बाद सैप्रोजोइक कंडीशन आती है। सैप्रोजोइक मतलब होता है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो है अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस कैटेगरी में आते हैं फ्लाइम मोल्ड्स, इस कैटेगरी में आते हैं फ्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स हो गए सैप्रोजोइक, और प्रोटोजोअन्स हो गए होलोजोइक, और क्राइसोफाइट डायनोफ्लैजिलेट्स हो गए होलोफाइटिक। और ये चारों जो है मेंबर किसके हैं, प्रोटिस्टा के। और इसका एक मेंबर जो यूग्लिनोइड्स है, ठीक है ना, वो मिक्सोट्रॉपिक है, वो होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कर लेता है और होलोजोइक भी कर लेता है। इट मीन्स आंसर हो गया डी, इसका आंसर हो गया डी बेटा। ऑल ऑफ दीज, इन सभी मेथड से वो अपना फूड ले सकते हैं ना। तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप इज फाउंड इन, बेटा ये ग्रुप्स जो है ना प्रोटिस्टा के मेंबर डायनोफ्लैजिलेट में पाए जाते हैं। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को जानकारी होगी, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है उस बॉडी पर ये खास पाए जाते हैं, ट्रांसवर्स ग्रुप और लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप के रूप में। तो आप आंसर याद रखें, डायनोफ्लैजिलेट्स। यूनिसेलुलरिटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है। तो बेटा देखो, साइनोबैक्टीरिया मोनेरन्स के कैटेगरी में आते हैं, और मोनेरा खुद ऑप्शन में है, प्रोटिस्टा भी ऑप्शन में है। तो देखो बेटा, जो मोनेरन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, और जो प्रोटिस्टा होते हैं वो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। तो दोनों यूनिसेलुलर है, और साइनोबैक्टीरिया मोनेरन्स का एग्जाम्पल है। तो यूनिसेलुलरिटी तीनों ऑप्शन में है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, ठीक है ना, ये डी ऑप्शन सही होगा। ऑल ऑफ दीज, इन सभी पर अप्लाई होती है यूनिसेलुलरिटी।
यूग्लिना है, यूग्लिना इज यूग्लिना के पास बेटा फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसलिए यूग्लिना क्या कहलाएगा, फ्लैजिलेट। ठीक है ना, यूग्लिना के पास फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए ये कहलाएगा फ्लैजिलेट। ठीक है ना। क्लास ऑफ ट्रिपैनोसोमा, क्लास ऑफ ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा इज द मेंबर ऑफ फ्लैजिलेटा, वो आप फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स आते हैं ना, दो कि ये स्लीपिंग सिकनेस काज करता है, पैरासिटिक होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ये फ्लोट करता है, तो इसको फ्लोट करने के लिए फ्लैजिला की नीड पड़ती है, तो इसलिए बेटा ये फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स है और ये फ्लैजिलेट है, ये भी फ्लैजिलेट है। यूग्लिना जो है वो पैरासिटिक नहीं है, ये पैरासिटिक है ट्रिपैनोसोमा। पैरामीशियम इज, अब पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम सीलिएट है, क्यों, क्योंकि इसके पास लोकोमोशन के लिए सीलिया पाया जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग सीलिएट में रखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, सीलिएट, पैरामीशियम इज सीलिएट। Which protozoan is unlikely do not have contractile vacuole? ठीक है ना बच्चों, contractile vacuole एनिमल्स, यूनिसेलर एनिमल्स में पाया जाने वाला वो स्ट्रक्चर है जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में वाटर के अमाउंट को रेगुलेट करता है। ठीक है ना, तो देखो यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, तीनों में ही कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, तीनों में पाया जाता है, तीनों एक्वेटिक होते हैं और तीनों की बॉडी में ही वाटर एक्वेटिक एनवायरनमेंट से मूव करके इनकी बॉडी के अंदर जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी ज़्यादा कंसनट्रेट, मतलब इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है इन कंपेरिजन टू जो पॉन्ड्स के वाटर होते हैं। तो पॉन्ड से वाटर इंटर करता है इनकी बॉडी में, तो जो एक्सेस वाटर होता है उसको कम करने के लिए इनके पास कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, संकुचनशील धानी होती है, वो क्या करता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल वाटर को कलेक्ट करता है और इसके बाद सरफेस पे ले जाके छोड़ देता है, इनकी बॉडी के सरफेस पे ले जाकर छोड़ देता है। लेकिन प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम एक एंडो पैरासाइट है, ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है, ये मलेरिया काज करता है, तो इसका सामना पॉन्ड से नहीं हो रहा है, ये पॉन्ड जैसे हैबिटेट में नहीं हो रहा है, ये हमारे बॉडी में रह रहा है, तो इसके बॉडी में जो साइटोप्लाज्म है उसका कंसंट्रेशन और प्लस हमारी बॉडी के जो फ्लूइड का कंसंट्रेशन है या ब्लड का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, वो सिमिलर है। तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम की बॉडी में वाटर इंटर नहीं करता, जिसकी वजह से इसको कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की नीड नहीं पड़ती है, इसलिए बेटा प्लाज्मोडियम में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो आंसर इसका क्या होगा, प्लाज्मोडियम। किस प्रोटोजोवन में संकुचनशील रिक्तिका नहीं पाई जाती है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन है, क्लास स्पोरोजोआ का मेंबर है और ये मलेरिया उत्पन्न करता है और बॉडी के अंदर रहता है, इसलिए इसको कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। माइकोलॉजी इज द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, लर्न कर लीजिए बेटा, फंगस। ठीक है ना, फंजाई की स्टडी को बोलते हैं, ठीक है ना, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी, एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी और फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी। बैसिडियोस्पोर्स आर बॉर्न ऑन द टिप ऑफ, ठीक है ना, टिप ऑफ, बैसिडियोस्पोर्स इज बॉर्न ऑन द टिप ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम क्या है बेटा, माइसीलियम
बेसिडियो माइफिटीज की बॉडी है, ठीक है ना। अब इस बॉडी से एक एरियल ब्रांच निकलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं या तो स्पोरेंजियोफोर बोलेंगे या कोनिडियोफोर बोलेंगे। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया द्वारा होता है, तो कोनिडियोफोर निकलेगा और उस कोनिडियोफोर पर, एक मिनट, बेसिडियोस्पोर की बात चल रही है, सॉरी, बेसिडियोस्पोर की बात चल रही है। तो बेसिडियोस्पोर बेसिडियम में फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिडियम बेसिडियो कार्प में बनता है। तो बेटा यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो माइसीलियम उसकी बॉडी है, उसी बॉडी पर ये सब डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर आंसर माइसीलियम होगा, ठीक है ना। कोनिडिया की बात नहीं चल रही है, तो आंसर यहाँ पर माइसीलियम है। विच वन इज अ लेबोरेटरी बीड, ठीक है ना। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। लेबोरेटरी बीड किसे कहते हैं? लेबोरेटरी बीड कहते हैं बेटा एस्परजिलस को। एस्परजिलस इज नोन एज लेबोरेटरी बीड, ठीक है ना। और न्यूरोस्पोरा का यूज करते हैं हम लोग जेनेटिक स्टडीज में। सैक्रोमाइसेस ये ईस्ट है, तो ईस्ट का यूज़ जो है हम लोग ब्रेड इंडस्ट्री, अल्कोहल इंडस्ट्री में करते हैं, और साथ ही साथ इसके बहुत सारे जो है यूजेज हैं ईस्ट के, इसलिए ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। और इस तरीके से बेटा ये कुछ क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हुए, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और देखें।